प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर 9th बी एडवांस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत कौटिल्य को पढ़ेंगे और कौटिल्य वाले अध्याय में आज हमारे अध्ययन का क्षेत्र रहेगा कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित साप्तांग सिद्धांत। जैसा ही हम कौटिल्य के विचारों को पढ़ते हैं, कौटिल्य के विचारों में सबसे अहम विचार राज्य से संबंधित है। इस शब्द को यदि हम देखें और इसका संधि विच्छेद करें, साप्तांग उसी से स्पष्ट दिखाई देता है, परिलक्षित होता है 7 अंगों वाला सिद्धांत, अर्थात ऐसा सिद्धांत जिसमें 7 अंग दिए गए हों और उनका वर्णन किया गया हो। यह मुख्यतः राज्य से संबंधित है। कौटिल्य और कौटिल्य के साथ ही जो प्राचीन भारतीय विचारक हैं जिन्होंने राजनीति और राज्य पर अपने विचार दिए हैं, उन्होंने राज्य को एक संपूर्ण शरीर के रूप में माना है और एक संपूर्णता के साथ उस शरीर के 7 अंगों की तुलना की है, अर्थात उसको एक प्रकार से सावयव रूप में उसकी व्याख्या की गई है। चाहे वे मनु हो, भीष्म हो, शुक्राचार्य हो अथवा कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा दिए गए साप्तांग सिद्धांत एक प्रकार से राज्य की 7 प्रकृतियों का वर्णन है। ये 7 प्रकृतियां और अंग जिनके नाम दिए गए हैं, पहले हम लोग उसके नाम देख लेते हैं और उसके बाद एक एक अंग के बारे में देखेंगे कि इस अंग से क्या अभिप्राय है, उसका कार्य क्या है। पहला अंग उन्होंने बताया स्वामी अर्थात राजा। दूसरा अंग इसमें बताया गया है अमात्य। अमात्य का अभिप्राय होता है राजा के साथ कार्य करने वाले मंत्रीगण। तीसरा सिद्धांत बताया गया है जनपद। जनपद का अर्थ होता है जनयुक्त भूमि अर्थात जनयुक्त प्रदेश। चौथा सिद्धांत बताया गया दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है एक रक्षात्मक कवच अर्थात किला। 5वां अंग बताया गया है कोश। कोश का अभिप्राय है राज्य का खजाना, राज्य के वित्तीय संसाधन। 6ठा अंग बताया गया है दंड शक्ति अर्थात दंड, जिसका सामान्य अभिप्राय हम ले सकते हैं सेना या सैन्य बल। और अंतिम अंग बताया गया है मित्र। मित्र का अभिप्राय यहाँ है राज्य का मित्र या राजा का मित्र। तो इस रूप में इन 7 प्रकृतियों का वर्णन कौटिल्य के द्वारा राज्य के अंगों के रूप में किया गया है। पहला हम लोग शुरुआत करते हैं स्वामी। स्वामी अर्थात उस राज्य का स्वामी। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है राजा। राजा को सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। स्वामी से उनका आशय आदेश देने वाले या शासन करने वाले व्यक्ति से है। कौटिल्य के अनुसार राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे विनय, विवेक, शास्त्रों का ज्ञान, समयानुकूल या परिस्थिति के
अनुकूल व्यवहार करने की योग्यताएं, प्रजा का पोषण करना, प्रजा के रक्षण की क्षमता, शत्रु और मित्र का ज्ञान होना, शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति होना, चापलूसी में न फंस सकने की स्थिति प्राप्त कर लेना, ये सारे गुण हैं जो वो बताता है कि राज्य में राजा के अंतर्गत होने चाहिए। ये भी कहा गया है कि राजा को राज्य हित में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए। परंतु कौटिल्य के द्वारा इसमें यह भी कहा जाता है कि राजा का व्यक्तिगत आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए तथा उसे सदैव संयमी एवं चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा अर्थ जो अंग है अमात्य। अमात्य से आशय है मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से। कौटिल्य ने कई जगह इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करें तथा अपने सहपाठियों, सगे संबंधियों और सिफारिशी लोगों को अमात्य न बनावें यदि वे इसकी पात्रता न रखते हों। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और राज्य को के अंतर्गत राजा को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय आवश्यक रूप से अमात्यों से परामर्श करने के उपरांत ही लेवे, अकेले में न लेवे। कौटिल्य ने अमात्यों के निर्धारित संख्या का विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन उनका विचार है कि राजा को राजकीय कार्य हेतु आवश्यक रूप से पर्याप्त संख्या में अपने कार्यों के अनुसार अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। तीसरा अंग है जनपद। जनपद का अर्थ लिया गया जन युक्त भूमि, अर्थात जनता से युक्त भूमि, जिसमें हम कह सकते हैं जनसंख्या भी आ गई और उस राज्य का क्षेत्रफल भी आ गया, जिसे हम जनता के साथ साथ भूमि प्रदेश को ले सकते हैं। कौटिल्य ने इन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए उसे जनपद कहा है। कौटिल्य ने जनता एवं भूमि दोनों का वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी, संपन्न और स्वामी भक्त होनी चाहिए। जनता ऐसी होनी चाहिए कि राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो और उसे स्वेच्छा से अदा करती हो। जनता में अपने शासक की आज्ञाओं का पालन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार इसी अंग के साथ भूमि का भी वर्णन किया गया। कौटिल्य के अनुसार भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी राज्य की सीमाएं सुरक्षित रह सकें। राज्य में नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, दुर्ग इत्यादि सभी कुछ होना चाहिए और इस प्रकार से उसका अंतरण किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य की सीमाएं सुरक्षित रह सके। चौथा अंग जिसका वर्णन कौटिल्य के द्वारा साप्तांग सिद्धांत में किया गया है वह है दुर्ग। दुर्ग से कौटिल्य का आशय है किला। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिसमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी की जा सके, पानी, खाद्य सामग्री, बारूद, हथियारों का उचित प्रबंध जिसके अंतर्गत किया जा सके और वे अभेद हों। कौटिल्य ने अपने समय को देखते हुए 4 प्रकार के दुर्गों की विवेचना की है। औदक दुर्ग जो पानी से घिरा हुआ होता है, पार्वत दुर्ग जो पर्वतों के बीच में हो, धानवन दुर्ग जो निर्जन भूमि प्रदेश में बना हुआ हो, या वन दुर्ग जो वनों के बीच में हो, इतने घने जंगलों के बीच में हो कि वो आसानी से दिखाई ना दे। कौटिल्य का मत है कि
विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रकार के राज्य की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार दुर्गों का निर्माण किया जाना चाहिए और राजा स्वयं अपने साथ अपने अमात्यों, सेना और प्रजा रक्षण हेतु उस दुर्ग का प्रयोग कर सकता है। पांचवा जिस अंग का वर्णन किया गया है वह है कोश। कोश अर्थात खजाना, निधि, राज्य की निधि। कौटिल्य ने इसे बहुत महत्व दिया है। कौटिल्य के अनुसार राजा के पास भरा पूरा कोश होना चाहिए, अर्थात आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। उसका मत है कि राजा प्रजा से अपनी उपज का छठा भाग ले, 6th पार्ट, और कोश में बहुमूल्य धातुएं एवं मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में रखे। परंतु इसका वर्णन करते हुए एक जगह कौटिल्य ने कहा है, कोश अर्थात खजाना धर्मपूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए। वह मात्रा में इतना अधिक भी ना हो कि समस्याएं पैदा कर सके, लेकिन इतना होना चाहिए कि उसमें विपत्ति काल में उससे निर्वाह किया जा सके। कौटिल्य ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वह कोष संग्रहण में लगे हुए कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर पूरी निगरानी और नियंत्रण रखे। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष से संबंध में सदैव पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए और राजा के द्वारा सूचना मांगे जाने पर वह सूचना तत्काल प्रेषित की जानी चाहिए। इसी रूप में छठे अंग का वर्णन करते हुए उसे दंड अथवा सेना कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सेना अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य अंग है। कौटिल्य का कथन है कि राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है तो उससे मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, परंतु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्र प्रेमी सैनिक होने चाहिए। उसने क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है, परंतु उसका विचार है कि अन्य वर्गों को भी सेना में आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के लिए शत्रु पर आक्रमण कर सके ऐसे सैनिकों के निर्माण पर जोर दिया है। कौटिल्य के अनुसार सैनिकों को अच्छा वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए संपन्न एवं प्रसन्न रखा जाना चाहिए, लेकिन सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए सदैव प्रशिक्षित और कठोर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और साथ ही कहा है कि सेना ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रत्येक सैनिक राजा एवं सेनापति की आज्ञाओं के प्रति अनुशासित हो। अंतिम अंग का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने उसे मित्र नाम दिया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के मित्र होना अत्यंत आवश्यक है। राजा को ऐसे देशों के राजाओं को मित्र बनाना चाहिए जो संकट के समय उसके साथ हो सके। कौटिल्य के अनुसार मित्र प्राकृतिक रूप से होने चाहिए, न कि कृत्रिम। ऐसी जब भी संभावना हो या आवश्यकता हो तो मित्र राज्य एवं राजा की सहायता के लिए तत्काल तत्पर हो सकें, ऐसे संबंधों का निर्माण राजा के द्वारा करना चाहिए। इन 7 प्रकृतियों अथवा 7 अंगों का वर्णन करते हुए प्लेटो ने इनका सापेक्षित महत्व स्वीकार किया है। राजा के अतिरिक्त अन्य सभी को उसने राज्य के लिए आवश्यक तो माना है, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग अलग रूप से अलग अलग समय में स्वीकार की है और राजा को उनका नेतृत्व करने के लिए छोड़ा गया है। कौटिल्य के अनुसार अन्य सभी अंग किस प्रकार कार्य करेंगे यह राजा और उसकी नेतृत्व शैली पर निर्भर करता है। कौटिल्य
ने जो 7 अंग बताए, वर्तमान में हमारे समय में हम लोग राज्य की 4 प्रकृतियां अथवा 4 अंग बताते हैं, परंतु कौटिल्य ने इन 7 अंगों की व्याख्या अपने समय को देखते हुए की है और इन 7 प्रकृतियों को उसने राज्य, परिस्थिति एवं समय की आवश्यकता के अनुसार नियोजित करने पर जोर दिया है। धन्यवाद।